नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम किसी से बात कर रहे हो और अचानक तुम्हारी जुबान से वो शब्द निकल जाता है जो तुम्हें कभी नहीं बोलना था। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। तुम शर्मिंदा होकर कहते हो, अरे गलती से निकल गया। या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी बहुत जरूरी इंसान का नाम भूल गए हो, ठीक उसी वक्त जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम्हारा दिमाग खाली हो जाता है, जैसे किसी ने अंदर से सारी जानकारी मिटा दी हो। तुम इसे एक मामूली भूल समझकर आगे बढ़ जाते हो, या फिर वो चाबियां जो हमेशा ठीक उसी वक्त गायब हो जाती हैं जब तुम्हें कहीं जल्दी पहुंचना होता है। तुम पूरा घर छान मारते हो, झुंझलाते हो और सोचते हो, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि ये सब गलतियां नहीं हैं, ये भूलना, ये जुबान का फिसलना, ये चीजों का खोना, ये सब तुम्हारे दिमाग के भेजे हुए सिग्नल हैं। ये तुम्हारे अंदर बैठे उस दूसरे तुम की आवाज है जिसे तुमने सालों से दबा रखा है। वो तुम जो तुम्हारे सारे राज जानता है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं जो तुम्हें आईना नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग का एक्सरे दिखाएगी। एक ऐसी किताब जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और इंसानी दिमाग के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। इस किताब का नाम है द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ और इसे लिखा है मनोविज्ञान के पितामह सिगमंड फ्रॉयड ने। फ्रॉयड ने एक ऐसा सच दुनिया के सामने रखा जिसे सुनकर आज भी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्होंने कहा, तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं हो, तुम बस एक पैसेंजर हो जिसे तुम्हारा अवचेतन मन चला रहा है। तुम्हारी रोजमर्रा की छोटी छोटी गलतियां जिन्हें तुम नजरअंदाज कर देते हो, वही तुम्हारी असलियत का दरवाजा है। वो तुम्हारे दबे हुए डर, तुम्हारी छिपी हुई नफरत और तुम्हारी उन इच्छाओं का सबूत है जिन्हें तुम खुद से भी मानने से डरते हो। तो तैयार हो जाओ अपने ही दिमाग के उस अंधेरे तहखाने में उतरने के लिए जहां तुम्हारे सारे राज कैद हैं, क्योंकि आज जो तुम जानने वाले हो उसके बाद तुम अपनी किसी भी गलती को पहले की तरह नहीं देख पाओगे। चैप्टर 1, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, अवचेतन मन का काला सच। सबसे पहले यह समझो, फ्रॉयड ने दिमाग को एक बर्फ के पहाड़, आइसबर्ग की तरह बताया। जो हिस्सा पानी के ऊपर है, जिसे तुम और दुनिया देख सकते हो, वो है तुम्हारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। ये वो मन है जिससे तुम सोच रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो और अपने दिन भर के फैसले ले रहे हो। ये सिर्फ 10% है, लेकिन असली खिलाड़ी तो पानी के नीचे छिपा है। वो 90% हिस्सा, विशाल, अंधेरा और ताकतवर, वो है तुम्हारा अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। ये तुम्हारे सारे डरों का, तुम्हारी सारी दबी हुई यादों का, तुम्हारी शर्म का, तुम्हारे गुस्से का और तुम्हारी उन जंगली इच्छाओं का गोदाम है जिन्हें समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। तुम सोचते हो कि तुम एक अच्छा, सुलझा हुआ इंसान हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा चेतन मन तुम्हें यही कहानी सुनाता है। लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन वो कुछ और ही है। वो तुम्हारी पर्सनालिटी का वो शैडो है जिसे कार्ल युंग ने द शैडो सेल्फ कहा था। वो हिस्सा जिसे तुम दुनिया से ही नहीं, खुद से भी छिपाते हो। सोचो, जब तुम किसी मीटिंग में अपने बॉस की बात से सहमत नहीं होते लेकिन फिर भी सिर हिलाकर मुस्कुराते हो, तो वो गुस्सा कहां जाता है? जब कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम समाज के डर से पलटकर जवाब नहीं दे पाते, तो वो नफरत कहां जाती है? जब तुम किसी ऐसी चीज की इच्छा करते हो जो गलत है, तो वो इच्छा कहां जाती है? वो कहीं नहीं जाती। वो सब तुम्हारे अवचेतन मन के अंधेरे तहखाने में बंद हो जाती है। लेकिन वो वहां चुपचाप नहीं बैठती, वो जिंदा है। वो बाहर आने के लिए तड़पती है और जब उसे सीधा रास्ता नहीं मिलता तो वो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी गलतियों के रूप में बाहर निकलती है। तुम्हारा अवचेतन मन एक ऐसा मास्टरमाइंड है जो तुम्हें पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर रहा है। तुम सोचते हो कि तुमने आज नीले रंग की शर्ट पहनने का फैसला किया, लेकिन शायद तुम्हारे अवचेतन ने वो रंग किसी पुरानी सुखद याद से जोड़ा हुआ है। तुम सोचते हो कि तुम्हें अचानक किसी पुराने दोस्त की याद आई, लेकिन शायद तुम्हारे अवचेतन ने आज कुछ ऐसा देखा है जो उस दोस्त से जुड़े किसी अनसुलझे दर्द की तरफ इशारा कर रहा है। रूमी ने कहा था, जो तुम तलाश रहे हो वो भी तुम्हें तलाश रहा है। लेकिन फ्रॉयड कहते हैं, जिससे तुम भाग रहे हो
वही तुम्हें चला रहा है। तुम्हारा अतीत, तुम्हारे दबे हुए एहसास, तुम्हारा छिपा हुआ मैं, यही तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। तुम बस एक एक्टर हो जो डायलॉग बोल रहा है। अब हम उन तरीकों को समझेंगे जिनसे तुम्हारा ये छिपा हुआ मन तुमसे बात करता है। ये वो गलतियां हैं जो असल में तुम्हारे अंदर के सच का कबूलनामा है। चैप्टर 2, जुबान का फिसलना, जब सच खुद ब खुद बाहर आ जाता है। इसे फ्रॉयड ने अपनी भाषा में पैराप्रैक्सिस कहा था, लेकिन आज दुनिया इसे फ्रॉयडियन स्लिप के नाम से जानती है। ये वो पल है जब तुम्हारी जुबान तुम्हारे चेतन मन का कहना मानने से इनकार कर देती है और अवचेतन मन की बात बोल देती है। एक बहुत मशहूर उदाहरण है। एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य अपने एक विरोधी नेता के बारे में भाषण दे रहा था जो रिटायर होने वाला था। उसे कहना था, वी विश हिम ऑल द बेस्ट। हम उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन उसकी जुबान से निकला, वी विश हिम ऑल द बेस्ट। एक पल के लिए पूरे पार्लियामेंट में सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ एक शब्द की गलती थी, लेकिन इसने बोलने वाले के मन में छिपी हुई किसी दबी हुई इच्छा या विचार को सबके सामने नंगा कर दिया। फ्रॉयड कहते हैं कि ऐसा तब होता है जब तुम्हारे अंदर दो विरोधी विचार एक साथ चल रहे होते हैं। एक जो तुम बोलना चाहते हो, चेतन मन, और दूसरा जो तुम सच में महसूस करते हो, अवचेतन मन। और एक कमजोर पल में जब तुम्हारा चेतन मन थोड़ा सा ढीला पड़ता है, अवचेतन मन अपना रास्ता बना लेता है और सच बाहर आ जाता है। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। कभी अपने नए पार्टनर को पुराने पार्टनर के नाम से बुलाया है? ये कोई मामूली गलती नहीं है। ये तुम्हारे अवचेतन का सिग्नल है कि तुम अभी भी अतीत में जी रहे हो। तुम्हारा मन अभी भी उस पुराने रिश्ते से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है। कभी किसी की तारीफ करते हुए कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिसका मतलब बिल्कुल उल्टा था, जैसे किसी के बनाए खाने को भयानक अच्छा कह देना। शायद तुम्हारे मन में उस इंसान के लिए कोई छिपी हुई जलन या नाराजगी है जिसे तुम्हारा चेतन मन दबा रहा है, लेकिन अवचेतन ने बाहर फेंक दिया। एक बॉस अपने कर्मचारी को डांटते हुए कहना चाहता था, तुम इस काम के लिए बिल्कुल फिट नहीं हो। लेकिन उसके मुंह से निकला, मैं इस काम के लिए बिल्कुल फिट नहीं हूं। यह स्लिप शायद उसके अंदर की असुरक्षा, इनसिक्योरिटी को दिखा रहा था कि शायद वो खुद को एक अच्छा लीडर नहीं मानता। यह सिर्फ जुबान का फिसलना नहीं है, यह कलम का फिसलना भी हो सकता है। तुम किसी को एक खत लिख रहे हो और कुछ ऐसा लिख देते हो जो तुम लिखना नहीं चाहते थे। ये कुछ गलत पढ़ लेना भी हो सकता है। तुम एक अखबार की हेडलाइन पढ़ते हो और तुम्हें कुछ और ही दिखाई देता है, क्योंकि तुम्हारा मन वही पढ़ना चाहता है जो वो महसूस कर रहा है। फ्रॉयड कहते हैं कि ये गलतियां नहीं, ये सफल कार्य, सक्सेसफुल एक्शंस हैं। तुम्हारा अवचेतन मन जो कहना चाहता था वो उसमें सफल हो गया। अगली बार जब तुम्हारी जुबान फिसले तो शर्मिंदा होने की बजाय एक पल रुकना और सोचना, मेरे अंदर का कौन सा सच बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसा है जैसे तुम्हारा मन एक प्रेशर कुकर है। तुम समाज, परिवार और सही गलत के नाम पर अपने असली इमोशंस को अंदर दबाते रहते हो, लेकिन वो भाप कहीं ना कहीं से तो निकलेगी और वो इन छोटी छोटी गलतियों की सीटी से बाहर निकलती है। चैप्टर 3, मैं क्यों भूल जाता हूं? याददाश्त का मनोविज्ञान। अब बात करते हैं भूलने की। ये शायद सबसे आम साइकोपैथोलॉजी है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की। हम नाम भूलते हैं, चेहरे भूलते हैं, वादे भूलते हैं और यहां तक कि अपने इरादे भी भूल जाते हैं। हम इसे कमजोर याददाश्त का नाम देते हैं। फ्रॉयड इसे दमन, रिप्रेशन कहते हैं। फ्रॉयड का सिद्धांत बहुत सरल और गहरा है। हम वो बातें नहीं भूलते जो हम भूलना चाहते हैं, हम वो बातें भूलते हैं जिन्हें हमारा अवचेतन मन भुलाना चाहता है। तुम्हारा दिमाग कोई कमजोर मशीन नहीं है जो जानकारी खो देती है। ये एक बहुत ही चालाक गार्ड है जो उन यादों को, उन नामों को और उन इरादों को तुमसे दूर रखता है जो तुम्हें दर्द दे सकते हैं, तुम्हें शर्मिंदा कर सकते हैं या तुम्हारे अंदर किसी सोए हुए राक्षस को जगा सकते हैं। नंबर 1, नामों को भूलना। क्या तुम कभी किसी ऐसे इंसान का नाम भूले हो जिससे तुम अभी अभी मिले हो, जबकि तुम्हें उसका चेहरा याद है? फ्रॉयड कहते हैं कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो इंसान तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाता हो जिसे तुम पसंद नहीं करते।
तुम्हारे अवचेतन ने उस पुराने दर्द से बचने के लिए नए इंसान का नाम ही ब्लॉक कर दिया। हो सकता है उस इंसान का नाम तुम्हारे किसी दुश्मन या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हो जिसने तुम्हें धोखा दिया था, या शायद तुम्हें वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन सामाजिक दबाव में तुम्हें उससे हाथ मिलाना पड़ा। तुम्हारे चेतन मन ने तो मुस्कुरा दिया, लेकिन तुम्हारे अवचेतन ने उसका नाम याद रखने से ही इनकार कर दिया। ये एक तरह का पैसिव एग्रेसिव विद्रोह है। एक सैनिक की कहानी है जो अपने डॉक्टर का नाम बार बार भूल जाता था। जांच करने पर पता चला कि उस डॉक्टर का नाम वही था जो उसके एक साथी का था, जिसकी मौत युद्ध में उसकी आंखों के सामने हुई थी। उस दर्दनाक याद से बचने के लिए उसका दिमाग डॉक्टर का नाम ही मिटा देता था। नंबर 2, इरादों को भूलना, फॉरगेटिंग इंटेंशंस। अरे यार, मैं तो वो काम करना ही भूल गया। ये लाइन हम दिन में कितनी बार बोलते हैं। फ्रॉयड कहते हैं कि तुम वो काम करना नहीं भूले, तुम वो काम करना ही नहीं चाहते थे। अगर तुम अपने किसी दोस्त को उधार दिए हुए पैसे वापस मांगने के लिए कॉल करना बार बार भूल जाते हो, तो शायद तुम्हारे मन में कहीं डर है कि इससे तुम्हारी दोस्ती खराब हो सकती है। तुम्हारा अवचेतन उस टकराव, कॉन्फ्रंटेशन से बचने के लिए तुम्हें वो कॉल ही नहीं करने दे रहा। अगर तुम रोज जिम जाने का इरादा करते हो और भूल जाते हो, तो शायद तुम्हारे अंदर उस मेहनत और दर्द से बचने की एक गहरी इच्छा है। एक महिला अपने पति के लिए एक तोहफा खरीदना बार बार भूल जाती थी। बाद में पता चला कि वो अपने पति से किसी बात पर बहुत ज्यादा नाराज थी, और तोहफा न खरीदना उस नाराजगी को जाहिर करने का एक अवचेतन तरीका था। तुम्हारा भूलना असल में एक फैसला है जो तुम्हारे अवचेतन ने तुम्हारे लिए पहले ही ले लिया है। तुम्हारा चेतन मन तो बस बाद में बहाने बनाता है, काम बहुत था, याद नहीं रहा। नंबर 3, चीजों को खोना और गलत जगह रखना। फ्रॉयड के लिए किसी चीज को खो देना भी एक मोटिवेटेड एक्शन है। तुम वो चीज खोते हो जिससे तुम छुटकारा पाना चाहते हो, या जो तुम्हें किसी बुरी याद की याद दिलाती है। एक व्यक्ति अपनी शादी की अंगूठी बार बार खो देता था। ये इस बात का संकेत था कि वो उस शादी में खुश नहीं था और अवचेतन रूप से उस रिश्ते से आजाद होना चाहता था। अगर तुम किसी का दिया हुआ तोहफा खो देते हो, तो शायद तुम्हें वो इंसान या वो तोहफा पसंद नहीं है। चाबियों का खोना, शायद तुम उस जगह जाना ही नहीं चाहते जहां वो चाबियां तुम्हें ले जाएंगी, चाहे वो तुम्हारा ऑफिस हो या तुम्हारा घर। ये तुम्हारे अवचेतन का एक छोटा सा विद्रोह है, एक दिन की छुट्टी लेने का तरीका। ये बातें सुनने में अजीब लग सकती हैं, लेकिन फ्रॉयड हमें अपने अंदर झांकने का एक नया नजरिया देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी याददाश्त एक संग्रह नहीं है, ये एक युद्ध क्षेत्र है जहां तुम्हारा चेतन मन और अवचेतन मन लगातार एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में जो चीजें दब जाती हैं, मिटा दी जाती हैं, वही तुम्हारे असली तुम की कहानी कहती हैं। दार्शनिक नीत्शे ने कहा था, मेरी याददाश्त कहती है मैंने ये किया, मेरा घमंड कहता है मैंने ये नहीं किया होगा। अंत में याददाश्त हार जाती है। फ्रॉयड इसी बात को एक मनोवैज्ञानिक आधार देते हैं। चैप्टर 4, क्यों तुम वही गलती बार बार करते हो? दोहराव की मजबूरी, रेपिटेशन कंपल्शन। ये फ्रॉयड के सबसे परेशान करने वाले और गहरे विचारों में से एक है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम एक ही तरह की गलती बार बार क्यों दोहराते हो? तुम हमेशा एक ही तरह के गलत लोगों पर भरोसा क्यों करते हो जो अंत में तुम्हें धोखा देते हैं? तुम बार बार एक ही तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों फंस जाते हो? तुम एक ही पैटर्न में अपना पैसा क्यों डुबाते हो या अपनी नौकरी क्यों गंवाते हो? हम सोचते हैं कि ये बुरी किस्मत है। हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? फ्रॉयड कहते हैं, ये किस्मत नहीं है, ये रेपिटेशन कंपल्शन है। ये तुम्हारे अवचेतन मन की एक जिद है, एक मजबूरी है, एक अनसुलझे अतीत को बार बार दोहराने की। इसका सिद्धांत ये है, हमारे बचपन में या अतीत में जब कोई दर्दनाक घटना, ट्रॉमा होती है जिसे हम उस वक्त सुलझा नहीं पाते, तो हमारा अवचेतन मन उस घटना को बार बार हमारी जिंदगी में रिक्रिएट करता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि इस बार शायद नतीजा अलग होगा, इस बार शायद हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम हर बार हारते हैं क्योंकि हम अवचेतन रूप से उसी स्क्रिप्ट को दोहरा रहे होते हैं। अगर बचपन में तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हें प्यार नहीं दिया,
तो तुम बड़े होकर अवचेतन रूप से ऐसे ही पार्टनर को चुनोगे जो तुम्हें इमोशनली उपलब्ध न हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंदर का बच्चा आज भी उस प्यार को जीतना चाहता है जो उसे बचपन में नहीं मिला। तुम उसी लड़ाई को दोबारा लड़ रहे हो, ये उम्मीद करते हुए कि इस बार तुम उस इंसान को बदल दोगे और उसका प्यार जीत लोगे। अगर तुम्हारे पिता बहुत गुस्सैल और कंट्रोलिंग थे तो हो सकता है तुम अपनी नौकरी में हमेशा ऐसे ही बॉस को आकर्षित करो। तुम अवचेतन रूप से उसी अथॉरिटी से लड़ना चाहते हो जिससे तुम बचपन में नहीं लड़ पाए थे। अगर तुमने बचपन में गरीबी देखी है और पैसे की असुरक्षा महसूस की है तो हो सकता है तुम बड़े होकर पैसा आते ही उसे उड़ा दो। ये एक तरह का सेल्फ सबोटाज है, क्योंकि तुम अवचेतन रूप से उसी जानी पहचानी असुरक्षित अवस्था में लौटना चाहते हो। सफलता तुम्हें अनजान और डरावनी लगती है। ये एक दुष्चक्र है। हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम एक ही सर्कल में घूम रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम नए लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं पुराने चेहरों पर नए मुखौटे देख रहे होते हैं। फ्रॉयड कहते हैं कि इस चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका है, जागरूकता, अवेयरनेस। जब तक तुम अपने इस पैटर्न को पहचानोगे नहीं, जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम आज भी अपने अतीत की लड़ाई लड़ रहे हो, तब तक तुम इस जेल से बाहर नहीं निकल सकते। भारतीय दर्शन में इसे संस्कार या कर्म का चक्र कहा जा सकता है। वो पैटर्न जो हमारे अवचेतन में इतने गहरे बैठ गए हैं कि वो हमारी नियति बन जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा है उसका परिणाम है। फ्रॉयड इसी बात को मनोवैज्ञानिक भाषा में कह रहे हैं। तुम्हारा अतीत तुम्हारे विचारों को बना रहा है और तुम्हारे विचार तुम्हारी हकीकत को बना रहे हैं। तो अगली बार जब तुम खुद को एक ही जानी पहचानी मुश्किल में पाओ तो किस्मत को मत कोसना, रुकना और अपने अंदर झांकना, पूछना, ये सिचुएशन मुझे मेरे अतीत की किस कहानी की याद दिला रही है? मैं कौन सी पुरानी लड़ाई को फिर से जीने की कोशिश कर रहा हूं? चैप्टर 5, तुम्हारे सपनों का मतलब, अवचेतन मन का सिनेमा। फ्रॉयड ने कहा था, सपने अवचेतन मन तक पहुंचने वाला शाही राजमार्ग है। ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। हम अक्सर अपने सपनों को बकवास और बेमतलब समझकर भूल जाते हैं, लेकिन फ्रॉयड के लिए हर सपना एक मतलब रखता है। तुम्हारा सपना एक कोड भाषा में लिखा हुआ खत है जो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे चेतन मन को भेजता है। जब तुम सो रहे होते हो तो तुम्हारे चेतन मन का पहरेदार सेंसर भी सो जाता है। यही वो वक्त होता है जब तुम्हारे तहखाने में बंद इच्छाएं, डर और यादें बाहर निकलकर अपनी कहानी कहती हैं। लेकिन वो सीधे सीधे बात नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो अपने असली रूप में सामने आ गईं तो तुम शायद डर के मारे जाग जाओगे। इसलिए तुम्हारा अवचेतन मन इन इच्छाओं और डरों को प्रतीकों, सिंबल्स में बदल देता है। सपने में उड़ना, इसका मतलब अक्सर आजादी की इच्छा या किसी तरह की यौन इच्छा हो सकता है। सपने में गिरना, ये असुरक्षा, असफलता का डर या जीवन में कंट्रोल खो देने का प्रतीक हो सकता है। सपने में दांत टूटना, ये शक्तिहीनता, अपनी दिखावट, अपीयरेंस को लेकर चिंता या अपनी बात न कह पाने की भावना का प्रतीक हो सकता है। किसी का पीछा करना या किसी से भागना। अगर तुम किसी का पीछा कर रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो। अगर तुम भाग रहे हो तो तुम किसी जिम्मेदारी, किसी डर या किसी भावना से बच रहे हो। फ्रॉयड कहते हैं कि हर सपने के दो मतलब होते हैं, प्रकट सामग्री, मैनिफेस्ट कंटेंट, वो कहानी जो तुम्हें सपने में दिखती है। जैसे मैंने देखा कि मैं एक जंगल में भाग रहा हूं। गुप्त सामग्री, लेटेंट कंटेंट, उस कहानी के पीछे छिपा हुआ असली मतलब। जैसे जंगल तुम्हारी उलझी हुई जिंदगी का प्रतीक हो सकता है और भागना ये दिखाता है कि तुम अपनी किसी बड़ी जिम्मेदारी से डर कर भाग रहे हो। फ्रॉयड का मानना था कि हमारे ज्यादातर सपने हमारी इच्छा पूर्ति, विश फुलफिलमेंट होते हैं। वो उन इच्छाओं को पूरा करते हैं जिन्हें हम अपनी असल जिंदगी में पूरा नहीं कर सकते। एक भूखा इंसान सपने में खाने का देखता है। एक इंसान जो किसी पर बहुत गुस्सा है, वो सपने में उसे मार सकता है। लेकिन ये हमेशा इतना सीधा नहीं होता। कभी कभी सपने हमारे सबसे बड़े डरों को भी दिखाते हैं। वो हमें उन सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं जिनसे हम जागते हुए भागते हैं। कार्ल यूंग, जो फ्रॉयड के ही शिष्य थे, ने सपनों को और भी गहरा मतलब दिया। उन्होंने कहा कि सपने सिर्फ हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं के बारे में नहीं होते,
वो हमें हमारे सामूहिक अवचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस से भी जोड़ते हैं, वो ज्ञान जो पूरी मानवता का है। तो अगली बार जब तुम कोई अजीब सा सपना देखो तो उसे भूलने की बजाय उसे लिख लो, उसके प्रतीकों पर ध्यान दो। वो तुम्हें तुम्हारे बारे में वो बातें बता सकते हैं जो तुम जागते हुए कभी नहीं जान पाओगे। तुम्हारे सपने तुम्हारे पर्सनल साइकोथेरेपिस्ट हैं जो हर रात तुम्हें मुफ्त में सेशन देते हैं, बस तुम उनकी भाषा को समझना नहीं चाहते। चैप्टर 6, खुद से झूठ बोलने की कला, रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म्स। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े धोखे पर जो तुम्हारा दिमाग रोज तुम्हारे साथ खेलता है। फ्रॉइड ने इसे डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा तंत्र कहा। ये वो मनोवैज्ञानिक तरकीबें हैं जिनका इस्तेमाल तुम्हारा मन तुम्हें दर्द, चिंता और शर्मिंदगी से बचाने के लिए करता है। ये वो झूठ हैं जो हम खुद से इतनी सफाई से बोलते हैं कि हमें वो सच लगने लगते हैं। दमन, रिप्रेशन, ये सबसे बुनियादी डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कोई याद या इच्छा बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है तो तुम्हारा मन उसे जबरदस्ती अवचेतन में धकेल देता है। तुम उसे भूल जाते हो, जैसे बचपन का कोई यौन शोषण या कोई बड़ी विफलता। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, वो याद मरती नहीं, बस छिप जाती है और दूसरी शक्लों में बाहर आती है। अस्वीकरण, डिनायल, ये सच को मानने से ही इनकार कर देना है। एक शराबी जो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसे शराब की लत है। एक इंसान जिसे एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन वो ऐसे जीता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये एक तरह से आंखों पर पट्टी बांध लेना है। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, ये अपनी गलतियों या उन भावनाओं को जिन्हें तुम स्वीकार नहीं कर सकते दूसरों पर थोप देना है। अगर तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है तो तुम्हें लगेगा कि दुनिया बहुत गुस्सैल है। अगर तुम खुद बेईमान हो तो तुम्हें हर किसी पर शक होगा। तुम अपनी बुराई का प्रोजेक्टर बनाकर दूसरों पर चमकाते हो ताकि तुम्हें अपनी परछाई न देखनी पड़े। चोर को सारी दुनिया चोर नजर आती है। ये कहावत प्रोजेक्शन का सटीक उदाहरण है। युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन, ये अपनी गलत हरकतों के लिए तर्क संगत बहाने बनाना है। अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो क्या हुआ, वो टीचर मुझे वैसे भी पसंद नहीं करता था। मैंने उस पर इसलिए चिल्लाया क्योंकि उसने मुझे उकसाया था। ये अपने अहम ईगो को बचाने का तरीका है। तुम अपनी गलती मानने की बजाय एक अच्छी सी कहानी गढ़ लेते हो। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, जब तुम अपना गुस्सा सही जगह पर नहीं निकाल पाते तो उसे किसी कमजोर पर निकाल देते हो। बॉस ने ऑफिस में डांटा, तुम घर आकर बच्चों पर चिल्ला दिए। ये विस्थापन है। तुमने अपने इमोशन को एक टारगेट से हटाकर दूसरे सुरक्षित टारगेट पर शिफ्ट कर दिया। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। ऐसे दर्जनों डिफेंस मैकेनिज्म हैं जिनका इस्तेमाल हम रोज करते हैं। ये हमारे मनोवैज्ञानिक इम्यून सिस्टम की तरह हैं। थोड़ी मात्रा में ये जरूरी है ताकि हम जिंदगी के झटकों को सह सकें। लेकिन जब हम इन झूठों के सहारे ही जीने लगते हैं तो हम अपनी असलियत से बहुत दूर चले जाते हैं। हम एक मुखौटा पहनकर जीने लगते हैं और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि मुखौटे के पीछे का असली चेहरा कौन था। फ्रॉइड की यह किताब द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ कोई सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है जो तुम्हें 5 स्टेप्स में खुश रहना सिखाएगी। नहीं, ये एक अंधेरी गुफा का नक्शा है, तुम्हारी अपनी गुफा का। फ्रॉइड तुम्हें यह नहीं बताते कि तुम परफेक्ट कैसे बन सकते हो। वो तुम्हें यह बताते हैं कि तुम कितने इम्परफेक्ट हो और ये ठीक है। वो तुम्हें यह बताते हैं कि तुम्हारे अंदर एक और इंसान रहता है, एक जंगली, एक तर्कहीन, एक बच्चा। और जब तक तुम उससे मिलोगे नहीं, उसे समझोगे नहीं, तब तक तुम अधूरे रहोगे। आज हमने जो भी बातें की, जुबान का फिसलना, चीजों को भूलना, एक ही गलती दोहराना, हमारे सपने, हमारे बहाने, ये सब उस अंदर बैठे इंसान के इशारे हैं। ये तुम्हारे अवचेतन के भेजे हुए संदेश हैं। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ज्यादातर लोग चुनते हैं, इन सब बातों को सुनकर नजरअंदाज कर देना, इसे एक दिलचस्प वीडियो समझकर लाइक करना और फिर अपनी जिंदगी में वैसे ही लौट जाना। अपनी गलतियों को गलतियां मानना, भूलने को कमजोर याददाश्त कहना और अपनी जिंदगी के पैटर्न को किस्मत का खेल समझना। दूसरा रास्ता हिम्मत का है। ये रास्ता है खुद का जासूस बनने का। अगली बार जब तुम कुछ भूलो तो पूछना, मैं सच में क्या भूलना चाहता हूं। अगली बार जब तुम्हारी जुबान फिसले तो पूछना, मेरे अंदर का कौन सा सच बाहर आना चाहता है।
अगली बार जब तुम खुद को उसी पुरानी गलती की दहलीज पर खड़ा पाओ तो पूछना, मैं अपने अतीत की कौन सी कहानी को फिर से जी रहा हूं। ये आसान नहीं होगा। अपने अंदर के अंधेरे का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। अपनी कमियों को, अपने डरों को, अपनी छिपी हुई नफरतों को स्वीकार करने के लिए बहुत साहस चाहिए, क्योंकि आईने में अपनी वो शक्ल देखना जिसे हम सालों से छिपा रहे हैं तकलीफदेह होता है। लेकिन जैसा कार्ल युंग ने कहा था, जब तक तुम अपने अवचेतन को चेतन नहीं बनाओगे, वो तुम्हारी जिंदगी को निर्देशित करता रहेगा और तुम उसे किस्मत कहोगे। Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथों में है, लेकिन उसकी चाबी तुम्हारे अवचेतन के पास है। फ्रॉइड ने हमें उस ताले को खोलने का तरीका बताया है। अब दरवाजा खोलने की हिम्मत तुम्हें करनी होगी। तो अपनी गलतियों से डरो मत, अपनी गलतियों को देखो, उन्हें सुनो, क्योंकि तुम्हारी हर भूल तुम्हारे लिए एक पैगाम है। तुम्हारा हर पागलपन तुम्हारे अंदर छिपी हुई प्रतिभा का रास्ता हो सकता है। अगर आज की इस बातचीत ने तुम्हें अंदर तक छुआ है, अगर इसने तुम्हें अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो समझ लेना कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सिग्नल है कि तुम सतही ज्ञान से आगे बढ़कर जिंदगी की गहरी सच्चाइयों को जानने के लिए तैयार हो। ये चैनल सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, ये उन विचारों को खंगालता है जो हमारी जिंदगी की नींव हिला सकते हैं। हम यहाँ वो बातें करते हैं जो ज्यादातर लोग करने से डरते हैं। अगर तुम उन चंद लोगों में से हो जो भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते, जो अपने दिमाग के मालिक बनना चाहते हैं और जो खुद से वो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं जिनसे दुनिया भागती है, तो ये जगह तुम्हारे लिए है। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, वो सिर्फ एक बटन नहीं है, वो इस सफर पर आगे बढ़ने की तुम्हारी सहमति है। उसे दबाओ और इस यात्रा का हिस्सा बनो। और कमेंट्स में मुझे सिर्फ एक बात बताओ, आज की इस बातचीत से तुम्हारी अपनी कौन सी गलती या भूल का राज खुला है। चलो आज थोड़ी ईमानदारी दिखाते हैं, क्योंकि जो लोग अपने अंधेरे को स्वीकार कर सकते हैं वही रोशनी को पाने के हकदार होते हैं। इस वीडियो को उन तक पहुंचाओ जिन्हें तुम सोचते हो कि वो अपनी जिंदगी के पैटर्न में फंसे हुए हैं। शायद ये बातें उनकी आंखें खोल दें। याद रखना, सबसे बड़ा ज्ञान किताबों में नहीं, तुम्हारे अंदर छिपा है। हम तो बस उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा दिखाते हैं। अगले वीडियो तक अपनी गलतियों पर नजर रखना। धन्यवाद।